हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे इंडियन पॉलिटिकल थिंकर एंड आज हम इस सेशन में एक नई पॉलिटिकल थिंकर दीनदयाल उपाध्याय हैं, इनके रिगार्डिंग करेंगे, जिनका बर्थ 1916 में होता है और इनका मर्डर हो जाता है इन 1968 में। तो आज हम इस सेशन में इनकी बायोग्राफी करेंगे। नेक्स्ट सेशन में इनकी फिलोसफी है, मेन कॉन्सेप्ट है, इंटेग्रल ह्यूमनिज्म है, उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं दीनदयाल उपाध्याय जे थे कौन। तो दीनदयाल उपाध्याय जी एक फिलोसफर माने जाते हैं, इंडियन पॉलिटिशियंस माने जाते हैं, इकोनॉमिक्स सोशियोलॉजिस्ट माने जाते हैं, एक बहुत ही बड़े थिंकर माने जाते हैं, जिन्होंने अपना करियर है पॉलिटिक्स को ही माना है। इन्होंने आईएएस का एग्जाम दिया, उसमें पास भी कर लेते हैं लेकिन ज्वाइन नहीं करते हैं। तो जी एक बहुत अच्छे फिलोसफर भी थे। तो पॉलिटिक्स इसका मेन करियर था एंड इकोनॉमिक्स की बहुत अच्छी नॉलेज थी। जो इनकी बुक्स हैं उनमें भी इन्होंने इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग बहुत कुछ लिखा है। जब डिवैल्यूएशन हुआ था, डिवैल्यूएशन के जो बैड इम्पैक्ट्स हैं वो भी इन्होंने ही बताए हैं। तो सोशियोलॉजिस्ट, जिसमें सोसाइटी में हम सबको एक फैमिली की तरह, वननेस की तरह रहना है, जी सब कुछ डिफाइन किया है। तो जो दीनदयाल जी हैं, ही इज प्रोपोनेंट ऑफ इंटेग्रल ह्यूमनिज्म, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो यूजीसी नेट के लिए भी या फिर हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस हैं उनके लिए भी जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि उपाध्याय हैं, इनका इंटेग्रल ह्यूमनिज्म का कंसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है एंड इसके ऊपर ही क्वेश्चंस आते हैं। तो जो लीडर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी रहते हैं भारतीय जनसंघ। तो भारतीय जनसंघ जिसको 1951 में फाउंड किया जाता है, जो बाद में जनता पार्टी बनती है, जो 1977 में सत्ता में आती है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बन जाती है। तो इस तरह भारतीय जनसंघ के एक तरह से फाउंडर मेंबर भी रहते हैं, इसके लीडर भी रहते हैं। इनकी लीडरशिप के अंडर बहुत से काम किए हैं, जो थर्ड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है जब 1967 में लोकसभा की इलेक्शंस होती हैं। अब करते हैं हम इनका बर्थ एंड एजुकेशन। तो इनका बर्थ होता है इन 1916 इन द विलेज चंद्रबान इन मथुरा इन ब्राह्मण फैमिली। तो जे मथुरा में इनका जन्म होता है। तो जन्म के बाद क्या होता है, इनकी कुछ सालों बाद मदर की डेथ हो जाती है, छोटे होते हैं, इनके फादर की भी डेथ हो जाती है। तो इसीलिए इनको जो इनके नाना जी है अपने साथ ले आते हैं राजस्थान में। तो इनकी जो आगे स्टडी है वो राजस्थान में होती है। चंद्रबान जो विलेज है आज के टाइम में इसको दीनदयाल धाम कहा जाता है। तो इनका नाम भी इनके नाम से ही रखा गया है। तो जब जे राजस्थान में आते हैं, राजस्थान में जे हाई स्कूल है सीकर राजस्थान में कंप्लीट करते हैं, हाई स्कूल में जे टॉप करते हैं, इसीलिए महाराजा ऑफ सीकर हैं, इनको स्कॉलरशिप देते हैं, 250 रुपीज़ देते हैं बुक्स परचेज करने के लिए एंड ₹10 पर मंथ इनको स्कॉलरशिप दी जाती है। फिर इंटरमीडिएट है वो पास करते हैं और उसके बाद ग्रेजुएशन करते हैं। बीए के लिए सनातन धर्म कॉलेज है कानपुर में आ जाते हैं। तो इनसे इनकी लाइफ चेंज होनी स्टार्ट हो जाती है, जे आरएसएस के मेंबर बन जाते हैं और उसके बाद जे भारतीय संघ मेंबर हैं उसमें भी चले जाते हैं। तो बीए के बाद जी जब एमए करते हैं सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा में, वहाँ पर जे अपनी एमए इंग्लिश लिटरेचर की कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो इनकी कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स थी और कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, इसीलिए जो एमए है एमए के एग्जाम्स नहीं दे पाते हैं। तो इनकी बर्थ एजुकेशन कर लेते हैं। तो इनकी मेन आइडियोलॉजी कौन सी है जिसके लिए इनको हमेशा के लिए जाना जाता है, तो जे तो पहले इंटेग्रल ह्यूमनिज्म है, इसमें बिलीव करते हैं। तो इनकी जो पॉलिटिकल फिलोसफी है इंटेग्रल ह्यूमनिज्म की, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो एडवोकेट करती है साइमल्टेनियस एंड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑफ द बॉडी माइंड इंटेलेक्चुअल एंड सोल ऑफ ईच ह्यूमन बीइंग। तो जी क्या कहते हैं कि हम सबकी जो बॉडी माइंड इंटेलेक्चुअल सोल है ये सब एक है, हम वननेस में बिलीव करते हैं। तो हमको क्लास रेस इन सब में बिलीव नहीं करना है, हम सबको एक ही बनना है। तो जो इंटेग्रल ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट है वो देते हैं। तो जो कंसेप्ट करते हैं आइडिया ऑफ क्लासलेस कास्टलेस एंड कन्फ्लिक्ट फ्री सोशल ऑर्डर। जैसे हम सोशलिज्म करते हैं, सोशलिज्म में क्या था, सोशलिज्म में 2 क्लासेस थी, रिच एंड पुअर। कहते कोई क्लास नहीं होनी चाहिए, क्लासलेस कास्टलेस हिंदू रिलीजन है, हिंदुइज्म में हिंदुस्तान में कास्ट है, कास्ट के नेम पर डिवीजन है, तो कास्टलेस सोसाइटी होनी चाहिए।
सबका एक ही ऑर्डर होना चाहिए, सब में इक्वालिटी होनी चाहिए, ऐसी फिलॉसफी दे रहे थे। तो इसीलिए वो व्यासचंद की जो फिलॉसफी है इसको भी नहीं मान रहे थे। जब हम इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट होने के बाद हम वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे थे, लेकिन जो वेस्टर्न कल्चर के अंगेज थे जो कहते थे हमको अपना कल्चर है वो अडॉप्ट करना है, जे कुड नॉट रिलाई अपॉन वेस्टर्न कॉन्सेप्ट लाइक एज इंडिविजुअलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म। कहते जी हमारे कंसेप्ट नहीं है एंड हमारे इंडियन इकोनॉमी में जो सूटेबल भी नहीं है, हमको अपने सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग नया कॉन्सेप्ट है इसको अमर्ज करना चाहिए। और तो जो डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं लेकिन वेस्टर्न के इन कॉन्सेप्ट को नहीं मानते हैं, वो फुल स्वराज में बिलीव करते थे और कहते थे कि इन सब के लिए हमको वेस्टर्न के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, हमको अपनी वननेस की फीलिंग के साथ एक नया कॉन्सेप्ट है वो लाना चाहिए, जिनको इंटीग्रल ह्यूमनिज्म कहते हैं। अब हम इनकी पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग करते हैं, जिनको इन्होंने अपना करियर बनाया था। तो इनका करियर कोई और नहीं था, इन्होंने पॉलिटिक्स में ही अपनी कंट्रीब्यूशन की है। तो सबसे पहले जब ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं उस टाइम से ही RSS हैं इसके मेंबर बन जाते हैं, ज्वाइनिंग एंड प्रचारक ऑफ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS इसके मेंबर बन जाते हैं। 1937 में जब BA कर रहे थे, सनातन धर्म कॉलेज में पढ़ रहे थे, उस टाइम इसके मेंबर बन जाते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ हैं जो RSS के मेंबर्स को मिलते हैं तो इनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, इनके मेंबर बन जाते हैं और इसके लिए ही काम करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड 1942 में कैंप लगाते हैं, पहले 40 डेज का कैंप लगता है, फिर 2 इयर्स की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद फुल टाइम वर्क करते हैं इन RSS एंड इसके प्रचारक बन जाते हैं। और उसके बाद जब अपना कोर्स पूरा कर लेते हैं तो लक्ष्मीपुर डिस्ट्रिक्ट है इनके इंचार्ज बन जाते हैं, प्रचारक बन जाते हैं। तो RSS के लिए काम करते हैं एंड 1955 में ज्वाइंट प्रांत प्रचारक हैं वो बन जाते हैं। प्रांत प्रचारक जिसको हम रीजनल ऑर्गेनाइजर कहते हैं फॉर उत्तर प्रदेश बन जाते हैं। बाद में ऑल इंडिया है इसके लिए भी काम करना शुरू कर देते हैं। तो RSS की आइडियोलॉजी है इससे इन्फ्लुएंस होते हैं और इसके लिए काम करते हैं। और उसके बाद जब भारतीय जनसंघ है जो आज के टाइम में भारतीय जनता पार्टी है, तो पहले जब 1951 में इसको फाउंड किया जाता है, इसका नाम था भारतीय जनसंघ BJS। तो इसकी जनरल सेक्रेटरी हैं वो भी रहते हैं। इस पॉलिटिकल पार्टी को फाउंड किसने किया था? श्याम प्रसाद मुखर्जी ने इसको फाउंड किया। और उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय हैं इनको जनरल सेक्रेटरी बना देते हैं ऑफ यूपी ब्रांच, उत्तर प्रदेश ब्रांच के। तो जनरल सेक्रेटरी एक पॉलिटिकल पार्टी में बहुत ही इंपॉर्टेंट और सबसे हाईएस्ट पोजीशन होती है। तो पहले लीडर होता है, लीडर के बाद जनरल सेक्रेटरी होता है, तो इसके पास ही सभी पावर्स होते हैं। यूपी ब्रांच है, यूपी ब्रांच के जो जनरल सेक्रेटरी रहते हैं, फिर ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी हैं वो बन जाते हैं 15 इयर्स के लिए इस पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करते हैं एंड इनमें बहुत ही ज़्यादा इस पार्टी को अपर लेकर जाते हैं। लेकिन 1963 में जब लोकसभा की इलेक्शन होती है, बाईपोल इलेक्शन थी, तो बाईपोल इलेक्शन में डिफीट हो जाते हैं। बाईपोल इलेक्शन में लड़ते तो हैं लेकिन इसको जीत नहीं मिलती है। तो 1967 में क्या होता है, जब लोकसभा की जनरल इलेक्शन होती है, उस जनरल इलेक्शन में 35 सीट्स हैं वो जीत जाते हैं और उसके बाद थर्ड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है। तो इस तरह तो भारतीय जनसंघ है, भारतीय जनसंघ में बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। तो बाद में जनता पार्टी जब इमरजेंसी लगती है और भी ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है, तो उसके बाद इसकी ग्रोथ है होती जाती है। तो ये थी इनकी कंट्रीब्यूशन। 1967 में दिसंबर में क्या किया जाता है, इनको इस पॉलिटिकल पार्टी का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। तो फेब में इनकी डेथ हो जाती है, इनको मार दिया जाता है। तो एक तरह से जब प्रेसिडेंट हैं 2 मंथ्स के लिए प्रेसिडेंट भी रहते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ कर पाते तो इनकी डेथ हो जाती है। तो इनकी मर्डर है, मर्डर की मिस्ट्री क्या है, अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में इनकी डेथ हो जाती है। जब 10 फेब 1968 में लेट नाइट ट्रेन है लखनऊ से पटना जा रहे थे, उस टाइम जब लखनऊ से पटना जा रहे थे तो 2:20 AM उस पर इनकी बॉडी मिलती है। तो रात को तो ट्रेन लेते हैं, 2:10 पर ट्रेन है स्टेशन पर पहुंचती है, मुगल सराय स्टेशन पर
पहुंचती है। जब इनकी स्टेशन पर ट्रेन पहुंचती है वहां पर जिन नहीं थे। 2:20 पर क्या होता है, जब ट्रेन चली जाती है 10 मिनट के बाद जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म के 750 फीट के अंडर ही इनकी बॉडी है वो मिल जाती है। तो मीनिंग इनको बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में मार दिया जाता है। जो कैसे मारा गया, जिसको आज तक सॉल्व नहीं किया गया कि कैसे मारा गया है। तो आज इस स्टेशन का नाम है दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन रख दिया गया है, जो मुगल सराय रेलवे स्टेशन है। तो इसके लिए इंक्वायरी भी हेल्ड की जाती है बाय सीबीआई। तो वो क्या करती है, वो इंक्वायरी हेल्ड करती है। तो इनके ट्रेन में जो 7 मेंबर थे वो बताते हैं रॉबर आए थे, उन्होंने चोरी करने के लिए इनसे कहा, उनसे सामान लेना चाहा, लेकिन इन्होंने कहा मैं पुलिस को बुला लूंगा। तो उन्होंने इनको ट्रेन से बाहर धकेल दिया, ऐसा माना जाता है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है हमें नहीं पता। जो एक पॉलिटिकल रंजिश से या फिर इसको रॉबरी के लिए मारा गया है कुछ भी नहीं पता है। तो सीबीआई इंक्वायरी करती है, डिटरमिन करती है दैट उपाध्याय हैड बीन पोस्ट आउट ऑफ द कोच बाय रॉबर्स। उन्होंने भी यही कहा कि रॉबर के द्वारा इनको कोच से बाहर फेंका गया है। लेकिन ऐसे होता तो रॉबर ने कब फेंका, जब बिल्कुल हम रेलवे स्टेशन के पास से, प्लेटफॉर्म के पास से। अगर रॉबर ने खींचना ही था तो उससे दूर किसी सुनसान जगह पे, जब रेलवे स्टेशन के बिटवीन बहुत सी जगह होती है, बहुत सा रास्ता होता है, उस डिस्टेंस में फेंकना था। लेकिन इसको फेंका कब गया, बिल्कुल प्लेटफॉर्म के पास ही फेंका गया था। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि रॉबरी के लिए हो। तो उसके बाद कमीशन बिठाई जाती है। जब 70 MPs डिमांड करते हैं, जो जस्टिस YP चंद्रचूड़ है, इनके अंडर जो कमीशन बैठती है, एक ही मेंबर थे। उन्होंने भी ये कह दिया कि हमको कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है कि पॉलिटिकल मोटिवेशन की वजह से इनको मारा गया है। तो इन्होंने भी कहा रॉबरी की वजह से ही मारा गया है। तो इस तरह जो केस है क्लोज हो जाता है, जिसका कोई ऑफिशियली रिजॉल्व नहीं किया गया है। 2017 में दोबारा से इनकी नीस के द्वारा डिमांड की जाती है फ्रेश प्रोब इन हिज मर्डर, लेकिन इसके आगे कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही, क्योंकि इतने सालों में जो भी केस की सर्कमस्टेंसेस थे, जो भी सिचुएशन थी, वो सब चेंज हो चुकी है। तो इस तरह इनका मर्डर हो जाता है। मर्डर कैसे हुआ, पॉलिटिकल मोटिवेशन की वजह से हुआ या कैसे वजह से हुआ, हमें आज तक कुछ भी नहीं पता है। तो आज हमने इस सेशन में इनकी बायोग्राफी की है। नेक्स्ट सेशन में हम इनकी फिलोसफी इंटेग्रल ह्यूमनिज्म है, इसका कॉन्सेप्ट करेंगे। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।